गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोफिल, उसके बाद आगे रेड रेड ड्रॉप मेथड, उसके बाद इमर्जन इफेक्ट पढ़ेंगे, उसके बाद लाइट रिएक्शन पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोफिल। क्लोरोफिल में क्या है, सेंटर पार्ट जो क्लोरोफिल का होता है वो मैग्नीशियम का होता है। सेंटर पार्ट जो क्लोरोफिल का होता है वो किसका होता है, मैग्नीशियम का होता है। और उसमें 4 एटम होते हैं, वो नाइट्रोजन के होते हैं। एक ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा और एक ये। और 4 पायरोल स्ट्रक्चर होते हैं। जो 4 स्ट्रक्चर ये कोने पे है ना, कॉर्नर पे, ये चारों क्या है, ये पायरोल स्ट्रक्चर। क्या है, पायरोल स्ट्रक्चर। पायरोल, ये क्या है, पायरोल स्ट्रक्चर। ठीक है, ये वाला, ये वाला, ये वाला और ये वाला। और उसके बाद एक फाइटोल टेल स्ट्रक्चर होता है, ये रहा एक फाइटोल टेल स्ट्रक्चर होता है। यानी कि कुल मिला के क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल में क्या क्या पाया जाता है, हम यहां पे लिख सकते हैं। फर्स्ट में मैग्नीशियम आयन है ना, कहां पे होता है, सेंटर में होता है। दूसरा 4 होते हैं पायरोल रिंग होते हैं जो कि कॉर्नर में प्रेजेंट होते हैं। तीसरा CH3 मॉलिक्यूल है ना, CH3 मॉलिक्यूल प्रेजेंट एट आर साइड, आर साइड। उसका चौथा क्या होता है, फाइटो फाइटो टेल स्ट्रक्चर। ठीक है, इन सबसे मिलकर क्या बना होता है, क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल। और क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल और क्लोरोफिल बी मॉलिक्यूल में क्या आता है, सिर्फ स्ट्रक्चर डिफरेंस यहाँ पे आ जाता है। यहाँ पे मिथाइल की जगह क्या हो जाता है, एल्डिहाइड ग्रुप आ जाता है, CHO आ जाएगा यहाँ पे। तो ये क्लोरोफिल बी बन जाएगा, समझ के। अब देखो इसका स्ट्रक्चर ना हीमोग्लोबिन के जैसा ही है, सिर्फ डिफरेंस कहां पे आ जाता है, यहाँ पे मैग्नीशियम, मैग्नीशियम की जगह पे क्या होता है, यहाँ पे आयरन सेंटर में आ जाता है। बाकी सेम स्ट्रक्चर होता है किसका, हीमोग्लोबिन का भी। तो ये हो गया अपना क्या, क्लोरोफिल ए का स्ट्रक्चर। आप सबने उतारना उतार लो, मैं एक बार साइड हो जाता हूँ, उतार लो इसको, उतारना है तो। उसके बाद देखो ये 4 पॉइंट आपने याद रखने, 4 पायरोल स्ट्रक्चर रिंग, मैग्नीशियम, मिथाइल मॉलिक्यूल होगा, फाइटोल टेल स्ट्रक्चर होगा इस तरह से जी, ऑक्सीजन C20H39। अब हम आगे बढ़ेंगे। अब हम पढ़ेंगे पिगमेंट के बारे में। कल पढ़ रहे थे हम पिगमेंट और लाइट रिएक्शन कहां पे अक्कर होता है, ये पढ़ा था। कहां पे अक्कर होता है, थैलेकॉइड में लाइट रिएक्शन, और डार्क रिएक्शन स्ट्रोमा में होता है। कल हमने स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट देखा था। तो आज हम कुछ पिगमेंट के बारे में और पढ़ लेते हैं। क्लोरोफिल ए प्राइमरी पिगमेंट है ये, ठीक है, और ए एंड बी ये दोनों क्या है, प्राइमरी पिगमेंट है। अब आते हैं एसेसरी पिगमेंट। एसेसरी पिगमेंट क्या होता है, एसेसरी पिगमेंट वो होता है जो, यानी कि जब सनलाइट बहुत कम होती है, कम वेवलेंथ की भी होती है ना, तो वो एब्जॉर्ब करके, ठीक है, एब्जॉर्ब करके वो सेंटर, रिएक्शन सेंटर के पास उस वेवलेंथ की लाइट को पहुंचा देती है इकट्ठा करके। तो उसे ही हम एसेसरी पिगमेंट कहते हैं। एसेसरी पिगमेंट का काम दूसरा होता है, ये जब ज्यादा हीट आ रही होती है, जैसे यूवी रेज आ रही होती है, तो उसको क्या करते हैं, रिफ्लेक्ट कर देती है, यानी फोटो ऑक्सीडेंट ऑफ लीव्स को होने से बचाती है। तो ज़ैंथोफिल एक ज़ैंथोफिल, और दूसरा क्या आ जाएगा यहाँ पे, केराटिनॉइड। ठीक है, इसका फॉर्मूला है C40H56, इसका फॉर्मूला C40H56 ऑक्सीजन। ठीक है, तो अब ज़ैंथोफिल और केराटिनॉइड्स भी क्या है, एसेसरी पिगमेंट है। ये क्या है, एसेसरी पिगमेंट है।
यहाँ पे हम कह सकते हैं ज़ेनोफिल क्या है, केराटिनोइड्स का ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म है। क्या है? ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म, ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म। क्यों? क्योंकि इसमें ऑक्सीजन लग गया है ना। ज़ेनोफिल केराटिनोइड्स में ऑक्सीजन नहीं है, इसमें ऑक्सीजन लग चुका है, तो ये क्या है, ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म है किसका, केराटिनोइड्स का, ज़ेनोफिल। अब एक और पिगमेंट, इसका फंक्शन क्या है, ये क्या करता है, देखो मान लो ये क्लोरोफिल सेंटर में है, ठीक है, क्लोरोफिल सेंटर में मान लो इस तरह से बना पड़ा है, ये क्लोरोफिल ए है, ठीक है। इसके चारों तरफ क्या होंगे, एसेसरी पिगमेंट होंगे इस तरह से। अब देखो जब लाइट या ज्यादा वेवलेंथ की आ गई मान लो, अब यदि हायर वेवलेंथ की आ गई, हायर वेवलेंथ की आ गई, समझ गए, तो क्या करेगी, यहाँ एसेसरी पिगमेंट का काम क्या होगा, यहाँ पे एसेसरी पिगमेंट पे पड़ते ही इसको ये क्या कर देगी, रिफ्लेक्ट कर देगी, ठीक है। क्यों करेगी रिफ्लेक्ट, क्योंकि इससे क्या हो जाएगा, फोटो ऑक्सीडेशन हो जाएगा, यानी लीव्स का फोटो ऑक्सीडेशन, जिसके कारण से लीफ क्या हो जाएगा, डिग्रेड हो जाएगा। उसको बचाता कौन है, एसेसरी पिगमेंट। कौन बचाता है, ये क्या, कौन सा पिगमेंट है, एसेसरी पिगमेंट बचाता है। कौन सा पिगमेंट बचाता है, एसेसरी पिगमेंट बचाता है। एक तो इसका ये फंक्शन हो गया, है ना, प्रिवेंट फ्रॉम फोटो ऑक्सीडेशन, एक फंक्शन तो इसका ये हो गया। दूसरा फंक्शन क्या है, जब कम वेवलेंथ की आई है, लाइट आ रही होगी, ठीक है, तो कम वेवलेंथ की जब आ रही होगी तो वो क्या करेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा, लाइट आ रही होगी, है ना। अब लाइट जब आ रही होगी, ये कम वेव, लोअर वेवलेंथ की, लोअर वेवलेंथ के लिए तो ये क्या करेगा, एब्जॉर्ब करके, ये सारे क्या करेंगे, एब्जॉर्ब कर लेंगे, है ना। एब्जॉर्ब करके इकट्ठा ये किसके पास पहुंचा देंगे, इस तरह करके, इस तरह करके इसके पास पहुंच जाएगा, इस तरह करके क्लोरोफिल ए के पास पहुंच जाएगा। अब क्लोरोफिल ए क्या है, रिएक्शन सेंटर के पास, ये क्या करेगा, रिएक्शन सेंटर के पास, रिएक्शन सेंटर के पास भेज देगा, समझ गए, रिएक्शन सेंटर। अब रिएक्शन सेंटर हम पढ़ेंगे, आगे पढ़ेंगे, अभी इतना समझना है हमें, फंक्शन समझना है एसेसरी पिगमेंट का क्या है, क्या क्या। फिर पहला फंक्शन है प्रिवेंट फ्रॉम फोटो ऑक्सीडेशन, दूसरा क्या हो गया, ये लाइट को क्या करता है, लाइट को कैप्चर करता है ना, जो क्या होता है, कम वेवलेंथ की, लोअर वेवलेंथ की होती है। अब इससे एक क्वेश्चन आता है कि प्लांट ना विजिबल लाइट, विजिबल रेज जो है उसी को 400 से 700 एनएम हमने पढ़ा है ना, विजिबल रेज, है ना, वो कितना है, 400 से नियर अबाउट, है ना, नियर अबाउट है 400 से 700 एनएम, या तो 700 से कुछ ऊपर चले जाता है, या तो कभी कभी ऑप्शन में एक्यूरेसी कभी ये 400 से 700 कभी कभी कभार मिल जाती है, लेकिन हमेशा क्या होता है 400 से या तो थोड़ा ऊपर कर देंगे, नीचे कर देंगे, इसको 700 से ऊपर कर देंगे या तो नीचे कर देंगे, ये होता है। तो क्वेश्चन यहाँ पे क्या था कि प्लांट जो है विजिबल रेज क्यों हमेशा एब्जॉर्ब करता है ना, प्लांट क्यों नहीं गामा रेज, है ना, गामा रे या एक्सरे या तो रेडियो वेव या माइक्रो, ये वेव क्यों नहीं एब्जॉर्ब करता, इसके पीछे रीजन देखो,
एक्स रेज और गामा रेज के पास ना बहुत ज्यादा हाई एनर्जी है, एक्स रेज और गामा रेज के पास बहुत ज्यादा एनर्जी है, जिसकी वजह से यदि इस प्लांट के लीफ पे पड़ेगा या तो इस पिगमेंट पड़ेगा तो यहाँ से क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन ना सीधा बाहर आ जाएगा, लीफ से ही बाहर आ जाएगा, इजैकुलेशन कह सकते हो, या तो इजेक्ट कर जाएगा, बाहर आ जाएगा। ठीक है, ये क्या करता है, इजेक्शन कर देगा, इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन करता है, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन बाहर ही आ जाएगा, तो रिएक्शन टेक प्लेस होगा ही नहीं। फोटोकेमिकल लाइट रिएक्शन जो होता है मेनली इलेक्ट्रॉन की वजह से ही होता है। अब ये इलेक्ट्रॉन को बाहर ही कर देगा तो फिर उससे क्या होगा, पिगमेंट प्रोटीन से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल देगा, तो फिर रिएक्शन टेक प्लेस ही नहीं होगा। और रेडियो और माइक्रोवेव है, ये क्या है, ये इतना हीट प्रोड्यूस करेगा कि जिससे सिर्फ वो गरम गरम होगा, हीट यानी कि ये ओनली हीट प्रोड्यूस करेगा, वाइब्रेट नहीं कर पाएगा मॉलिक्यूल को, सिर्फ ओनली हीट ही कर पाएगा, बस हीट अप करेगा ये। तो इस करके क्या है, विजिबल रे क्या करता है, हीट करके वाइब्रेशन भी क्रिएट कर देता है, इस करके विजिबल रेज ही प्लांट एब्जॉर्ब करता है, बाकी रेज एब्जॉर्ब नहीं करता, इस वजह से। तो हम कहां गए थे, एसेसरी पिगमेंट पढ़ रहे थे। अब एक आता है एसेसरी पिगमेंट एंथोसायनिन। एंथोसायनिन का भी काम क्या होता है, ये भी प्रोटेक्ट करता है, ठीक है, फोटो ऑक्सीडेशन से, इंजरी ऑफ लैब, सेम इसका फंक्शन एंथोसायनिन का ही सेम इसी तरह से है। तो अब आते हैं हम लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स। लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स जिसके बाद रिएक्शन सेंटर है ना, वहीं से हम पढ़ते हैं। अब लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स क्या होता है ये पढ़ते हैं, ये समझ में आ गया होगा आपको। इसके चारों तरफ क्या होता है, इसका डायग्राम दूसरा हम इस तरह से बना सकते हैं, ये नीचे हो जाएगा, ये वर्ड दूसरा, इसको मिटा के बनाता हूँ दूसरा डायग्राम, आपको आसान रहेगा, वो याद करना आपको आसान। इसमें दूसरा डायग्राम किस तरह से हम बना सकते हैं जो कि आसान तरीके से याद रहे, ज्यादा टाइम के लिए। ठीक है, इस तरह से बना लिया, ये जो पहला होगा ठीक, ये क्या हो जाएगा, ज़ैंथोफिल। और ये क्या हो जाएगा, केराटिनोइड्स, क्या हो जाएगा केराटिनोइड्स। और तीसरा क्या हो जाएगा, ये क्लोरोफिल भी हो सकता है। अब ये सारे मिल के, ठीक है, किसका एक कॉम्प्लेक्स बना देते हैं ना, ये क्या, ये सारे पिगमेंट मिलकर क्या बनाते हैं, एक कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, उसका नाम हम क्या देते हैं, एंटीना कॉम्प्लेक्स, उसको हम एंटीना कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। अब यहां से जितनी भी लाइट आएगी, ठीक है, पार्टिकुलर वेवलेंथ की, वो कहां जाएगी, रिएक्शन सेंटर पे, ठीक है। अब रिएक्शन सेंटर पे जाएगी, अब रिएक्शन सेंटर हम बाद में पढ़ेंगे, ये था डायग्राम ताकि ये आपको याद रहे। ज़ैंथोफिल क्या हो गया, ये दोनों क्या है, एसेसरी पिगमेंट है, एसेसरी पिगमेंट है। और ये क्या है, प्राइमरी पिगमेंट है। अब हम आगे बढ़ते हैं लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स की तरफ, जिसके थ्रू रिएक्शन सेंटर भी क्लियर हो जाएगा अपना। तो अब हम पढ़ते क्या, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स। लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स, ठीक है। लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स, पहले तो ये जानना जरूरी है कि ये होता क्या है।
एक्चुअली ये होता है प्रोटीन के कई सारे मॉलिक्यूल, ठीक है, प्रोटीन के कई सारे मॉलिक्यूल थैलेकॉइड मेम्ब्रेन पे एग्रीगेट होते, इकट्ठे होते हैं वहीं पे, उसी को हम क्या कहते हैं, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स। ये थैलेकॉइड यहाँ पे आपको उस दिन बना के दिखा रहे इस तरह से, है ना। इस तरह से, और ये क्या था, लैमेला था इस तरह से, है ना। ये इससे जो लगा देते हैं, और इसका खुद का डीएनए होता है, आपको बताइए। और ये बीच वाला पार्ट क्या है, ये क्या है, क्लोरोप्लास्ट। क्या ये क्लोरोप्लास्ट है। तो अब थैलेकॉइड क्या था, ये जो ये है ना, ये थैलेकॉइड है। लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स कहाँ पे पाया जाता है, इसी थैलेकॉइड के, थाइलाकोइड के मेम्ब्रेन पे पाया जाता है। लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स कहाँ पे पाया जाता है, थैलेकॉइड मेम्ब्रेन में। और यहीं पे क्या अक्कर होता है प्रोसेस, यहीं पे लाइट रिएक्शन अक्कर हो रहा है, लाइट रिएक्शन अक्कर हो रहा है, क्या हो रहा है, लाइट रिएक्शन अक्कर हो रहा है, यहीं पे हो रहा होता है। तो अब हम ये जान गए कि लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स क्या है, ये प्रोटीन का एग्रीगेट मॉलिक्यूल है, ठीक है। जैसे फोटोसिस्टम 1, फोटोसिस्टम 2, वही है, उसी के थ्रू ये होता है लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स। आगे समझ में, ये प्रेजेंट कहां पे होता है, और ये कई सारे मॉलिक्यूल हैं जो लाइट को यूज करते हैं, क्या करेंगे, ये लाइट को एब्जॉर्ब करके, ठीक है, और फिर फोटोसिंथेसिस में हेल्प करेंगे लाइट रिएक्शन में। अब रिएक्शन सेंटर देखते हैं, रिएक्शन सेंटर कितने होते हैं। एक्चुअली रिएक्शन सेंटर ना दो टाइप के होते हैं, रिएक्शन सेंटर, इसको याद कर लो। रिएक्शन सेंटर कितने फोटोसिंथेसिस में अक्कर होते हैं, दो, एक फोटोसिस्टम 1 है, ठीक है, और एक फोटोसिस्टम 2 है। फोटोसिस्टम 1 जो है वो किस वेवलेंथ की लाइट को एब्जॉर्ब करता है, ये करता है 700 nm की, ठीक है, और ये 680 nm की वेवलेंथ वाली लाइट को एब्जॉर्ब करता है। रिएक्शन सेंटर वो होता है जहां पे लाइट एब्जॉर्ब होगी, है ना। तो रिएक्शन सेंटर 2 है, एक फोटोसिस्टम 1 है जो 700 nm पे एब्जॉर्ब करेगी, और रिएक्शन सेंटर फोटोसिस्टम 2 है जो 680 nm वेवलेंथ पे लाइट को एब्जॉर्ब करेगी। तो अब देखो यहाँ पे एक दो इफेक्ट है, यहाँ पे कहने का मतलब दो हम टॉपिक और एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, इसी से रिलेटेड है। क्या है, एक तो है रेड ड्रॉप, ठीक है, एक रेड ड्रॉप इफेक्ट है, एक इमर्जन इफेक्ट है। इमर्जन इफेक्ट क्या है, देखो फोटोसिंथेसिस है ना, फोटोसिंथेसिस लो हो जाती है, सडनली लो, फोटोसिंथेसिस सडनली क्या हो जाती है, फॉल अप हो जाती है, यानी कि बहुत ही कम हो जाती है, सडनली लो, आफ्टर किसके, आफ्टर
700 nm वेवलेंथ, ठीक है। यानी उसको हम क्या बोल देते हैं, रेड ड्रॉप इफेक्ट बोल देते हैं, यानी कि ड्रॉप नीचे गिर गया, रेड के बाद नीचे गिर गया, यानी कि इस तरह समझा रखते हैं। फोटोसिंथेसिस सडनली क्या हो जाता है, लो हो जाता है। कब लो हो जाता है, जब 700 nm वेवलेंथ से जब नीचे का, यानी कि ऊपर का कोई वेवलेंथ हम डालते हैं, जैसे 710 का डालेंगे तो कोई फोटोसिंथेसिस नियर अबाउट 0 के आसपास ही अकर होना है। तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, रेड ड्रॉप इफेक्ट कहते हैं। जैसे हम इसको डायग्राम से समझ सकते हैं। मान लो ये है, ठीक है, एक डायग्राम है, यहाँ पे 700 है एनएम है, समझ गए, और यहाँ पे 600 है, और यहाँ पे 680 है। समझने की बात है। अब देखो फोटोसेंस अक्कर कहाँ पे हो रहा है, 680 पे ज्यादा होगा, ठीक है, एक 600 700 पे ज्यादा होगा, उसके बाद क्या हो जाएगा सडनली, ठीक है, फोटोसिंथेसिस एक्टिविटी क्या हो जाएगी, 700 पे एकदम पीक पे जाएगी, ठीक है, उसके बाद पीक पे जाती है सडनली क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, समझ गए। तो इसी को हम क्या कहते हैं, रेड ड्रॉप इफेक्ट कहते हैं। समझ में आ गया। अब इमर्जन इफेक्ट क्या है, इमर्जन इफेक्ट क्या है, इमर्जन इफेक्ट क्या है, देखो पहले फोटो सिस्टम सेपरेटली, यानी कि फोटो सिस्टम 1 की वेवलेंथ पे फोटोसिंथेसिस अक्कर करवा के दिखाया, ठीक है। तो ग्राफ इस तरह का बना, इसको भी हम ग्राफ से ही समझते हैं, ठीक है। तो इसके लिए भी हमें एक ग्राफ बनाना पड़ेगा, यहाँ पे फोटोसिंथेसिस और यहाँ पे क्या है। अब देखो पहले वेवलेंथ 700 nm का, पहले हम 680 का ही पुट अप कर लेते हैं। पहले वेवलेंथ 680 का पुट अप किया लाइट क्लोरोप्लास्ट पे, ठीक है, तो उसका फोटोसिंथेसिस एक्टिविटी इतना हुआ एट 680। उसके बाद 700 nm का डाला, ठीक है, 700 nm का डाला लाइट वेवलेंथ का, तो फिर उसका फोटोसिंथेसिस एक्टिविटी इतना हो गया। अब देखो यहाँ पे, अब समझने वाला है। अब क्या किया, दोनों को साइमल्टेनियसली, पहले क्या किया, 680 का वेवलेंथ का लाइट डाला, उसका 700 nm का वेवलेंथ का लाइट डाला, तो फिर क्या देखा कि यहाँ पे फोटोसिंथेसिस एक्टिविटी सडनली क्या होता है, इंक्रीजमेंट हो जाता है इनका, इस तरह से हो जाता है, पीक पे आ जाता है, ठीक है। ये जो एक्स्ट्रा पार्ट है ना, इनहेंस कर गया ना फोटो सिस्टम। देखो फोटो सिस्टम 680 पे जब किराया तो इतना था, 700 पे किराया तो इतना, अब दोनों को मिला के किराया तो देखो कितना ज्यादा बढ़ गया फोटोसिंथेसिस एक्टिविटी, तो इनहेंस हो जाता है साइमल्टेनियसली, साइमल्टेनियसली जब हम देते हैं 700 nm और 680 nm का वेवलेंथ, ठीक है, तो साइमल्टेनियसली फोटोसिंथेसिस एक्टिविटी क्या होता है, इंक्रीज, प्रोडक्ट इंक्रीज हो जाता है। उसी को ये जो इनहेंसमेंट हुआ है ना, इनहेंस हुआ है फोटो सिस्टम प्रोडक्ट जो इनहेंस हुआ, उसी को हम क्या कहते हैं, इनहेंसमेंट इफेक्ट या तो इमर्जन इफेक्ट बोलते हैं, ठीक है। आगे समझ में, इमर्जन इनहेंसमेंट इफेक्ट बोलते हैं उसको। ये था आपका दो रिलेटेड टॉपिक इससे। अब आते हैं लाइट रिएक्शन की तरफ, जो आज का हमारा मेन टॉपिक है। अब फोटो सिस्टम 1 क्या है, 700 nm पे अकर हो रहा है, और फोटो सिस्टम 2 क्या हो रहा है, 680 पे अकर हो रहा है। रिएक्शन सेंटर ये जो है ना फ्रीली था, ये इसको बोलते सबसे पहले ये आया था 700 nm वाला,
ठीक है। ये मेनली प्रोकार्योटिक, जब दो साइक्लिक यानी दो होते हैं फोटोफॉस्फोराइलेशन, दो टाइप्स के होते हैं, एक नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, एक साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। हम जो पढ़ेंगे दोनों पढ़ेंगे, लेकिन जब हम नॉन साइक्लिक पढ़ेंगे ना तो उसी के अंदर आ जाता है साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। ये साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन क्या है ये अभी बता दूंगा। ये मेनली कहाँ पे प्रोकार्योटिक सेल में होता है कर, और मेनली क्या है इसमें क्या होता है एटीपी ओनली बनेगा, एटीपी ओनली, नॉट NADPH, समझ गए। और ये क्या होगा साइक्लिक प्रोसेस में, ये साइक्लिक प्रोसेस में हेल्प नहीं होगा, ओनली दिस ओनली। तो हम पढ़ेंगे नॉन साइक्लिक, उसके अंदर ये आ जाता है साइक्लिक, वो कैसे वो देखेंगे, ठीक है। ये आगे रिएक्शन सेंटर कितने होते हैं, दो होते हैं। फोटो सिस्टम 1 में 700 nm का वेवलेंथ ऑब्जर्व होगा, फोटो सिस्टम 2 में 680 nm का वेवलेंथ ऑब्जर्व होगा लाइट वाला। तो अब हम फोटो लाइट रिएक्शन पढ़े, ये सारा हम लाइट रिएक्शन भी थ्रू पढ़ रहे हैं। अब लाइट रिएक्शन आ गया अपना मेन टॉपिक। लाइट रिएक्शन देखो, अब पहले हमने क्या कहा था, दो रिएक्शन सेंटर है ना, एक रिएक्शन सेंटर हम यहां पे बना लेते हैं, फोटो सिस्टम 2, ठीक है, जो कितने एनएम का होता है 680 एनएम का होता है, समझ गए। और ये याद रखना है हमें, नॉन साइक्लिक में क्या होता है फोटो सिस्टम 2 होता है और 680 एनएम का होता है। नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरेशन में क्या होता है स्प्लिटिंग ऑफ वाटर फॉल होता है। यहीं पे क्या होता है H2 है ना, H2 टूट रहा होता है 4 हाइड्रोजन में, आयन में, 4 इलेक्ट्रॉन में और ऑक्सीजन में रिलीज हो रहा होता है। नहीं, यानी कि यहाँ पे लाइट आ, लाइट से लाइट ही ना, लाइट आएगी नहीं, ये रिएक्शन सेंटर ही है ना अपना, है ना। तो जब तक लाइट नहीं आएगी तो ये प्रोसेस अक्कर होगा ही नहीं, है ना। तो लाइट क्या है यहाँ पे भी आएगी इस तरह से, और लाइट क्या है वाटर मॉलिक्यूल पे भी पड़ेगी, है ना। अब देखो यहाँ पे 4 हाइड्रोजन आयन क्या हो रहा है इंक्रीज हो रहा है ना। ये सारा प्रोसेस कहाँ पे अक्कर होगा फोटो सिस्टम 1, जो ये अभी प्रोसेस होगा वो थाइलाकोइड में होगा, ठीक है, थाइलाकोइड में के मेम्ब्रेन में हो रहा है। ये 4 हाइड्रोजन इसके अंदर बन रहा है, मेम्ब्रेन के अंदर बन रहा है ना, और 4 इलेक्ट्रॉन जो कि ये अभी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन पढ़ेंगे ना उसमें ये 4 इलेक्ट्रॉन, और ऑक्सीजन क्या जाएगा ये क्लोरोप्लास्ट के बाहर आ जाएगा, थाइलाकोइड से बाहर आ जाएगा, स्ट्रोमा में आ जाएगा। तो अब फोटो सिस्टम 1 पे जैसे लाइट पड़ेगा ये एक्साइटमेंट हो जाएगी, इनके मॉलिक्यूल वाइब्रेट करेंगे, उसके बाद क्या ये वाइब्रेट करके इसके ये एक्साइटेड स्टेट में चले जाएगा, ठीक है। ये क्या एक्साइटेड स्टेट में चले गया, फोटो सिस्टम तो क्या हो जाएगा ये हो जाएगा एक्साइटेड स्टेट में चेंज हो जाएगा, ठीक है। और 4 इलेक्ट्रॉन जो है ना इसके साथ ही जाएगा, 4 इलेक्ट्रॉन को ये साथ में लेके जाएगा एक्साइटेड स्टेट में। ये जब एक्साइट होगा तो 4 इलेक्ट्रॉन को साथ में लेके जाएगा। अब रिडॉक्स और रिडॉक्स पोटेंशियल ये बाद में समझ लेंगे तो सही रहेगा, अभी पहले इसी को कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हैं। तो 4 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और अब देखो ओनली यहाँ पे क्या हो रहा है ट्रांसफर किसका हो रहा है 4 इलेक्ट्रॉन का, ऑक्सीजन तो बाहर चले जाएगा क्लोरोप्लास्ट के, थाइलाकोइड से बाहर चले जाएगा। उसके बाद देखो बच क्या जाता है यहाँ पे 4 हाइड्रोजन, ये याद रखना 4 हाइड्रोजन यहाँ पे बच जाता है, रिमेनिंग रह जाता है, ठीक है, रिमेन रह जाता है ये, ठीक है। ये याद रखना क्यों, क्योंकि एटीपी के फॉर्मेशन जब पढ़ेंगे ये वाला अभी एटीपी का फॉर्मेशन साथ के साथ ही करा देंगे। अब देखो यहाँ पे फोटो सिस्टम 2 एक्टिवेट हो जाता है, एक्टिवेट होने के बाद क्या करता है यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन इसमें आ जाता है। अब ये 4 इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर कर देता है किसको थियोफाइटिन को, थियोफाइटिन को
ट्रांसफर कर देता है, PHE हम इसको शॉर्ट फॉर्म में रखते हैं, ठीक है। ये 4 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, फिर थियोफाइटिन है ना, थियोफाइटिन से 4 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर है प्लास्टोक्विनिन के पास, ए के पास, ठीक है। उसके बाद अब रेडी, अब प्लास्टोक्विनिन से 4 इलेक्ट्रॉन क्या जाएगा ट्रांसफर प्लास्टोक्विनिन ए के पास। अब ये फिर क्या करेगा, प्लास्टोक्विनिन बी को ट्रांसफर कर देगा, ठीक है। अब बी क्या करेगा, साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स होता है ये, ठीक है, साइटोक्रोम B6F। ये सारे कहाँ पे, ये सारे क्या है, प्रोटीन मॉलिक्यूल हैं, ठीक है। घबराने की बात नहीं, ये सारे प्रोटीन मॉलिक्यूल हैं जो इम्बेडेड हैं थैलेकोइड मेम्ब्रेन में, ये सारे कैसे हैं, और जिसके थ्रू क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट हो रहा है। 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ गया। उसके बाद ये क्या करेगा, अब जब ये यहाँ से साइटोक्रोम बी के पास आ रहा है तो यहाँ पे क्या होता है, हाइड्रोजन क्या होता है, रिलीज हो रहा होता है, हाइड्रोजन आयन क्या होता है, रिलीज हो रहा होता है, और यहाँ पे एटीपी का फॉर्मेशन अक्कर हो रहा होता है, समझ गए, एटीपी बना होता है जब साइटोक्रोम बी पास आ जाता है। अब ये क्या करेगा, प्लास्टोसाइनिन को दे देगा, प्लास्टोसाइनिन को दे देगा, समझ लो, प्लास्टोसाइनिन को दे देगा 4 इलेक्ट्रॉन। अब ये क्या करेगा, अब ये यहाँ पे रिएक्शन सेंटर दूसरा है, क्या है, फोटो सिस्टम 1, जो कितने एनएम का है, 700 एनएम का है, ठीक है, इसको दे देगा। तो अब ये 4 इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा, और लाइट क्या है, दोनों पे पड़ेगी, इस पे भी पड़ेगी, इस पे भी, तो ये भी एक्टिवेटेड स्टेट में चले जाएगा, है ना, ये भी क्या है, एक्टिवेटेड स्टेट में चले जाएगा। फोटो सिस्टम 1 क्या हो जाएगा, एक्टिवेटेड हो जाएगा, समझ गए। अब फोटो सिस्टम 1 एक्टिवेटेड हो जाएगा, तो अब ये 4 इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, ले रहा है। अब ये क्या करेगा, फोटो सिस्टम 1 किसको दे देगा, क्विनिन ए को दे देगा, ठीक है। उसके बाद ये क्या करेगा, क्विनिन बी को दे देगा। उसके बाद उसी तरह से यहाँ पे आयरन FeS, ठीक है, FeS कॉम्प्लेक्स को ट्रांसफर कर देगा आयरन सल्फाइड को। उसके बाद यहाँ पे FeX से उसके बाद रिडक्शन की सहायता से क्या हो जाएगा, यहाँ पे FeS से फिर एक्चुअली यहाँ पे क्या है, FeX मॉलिक्यूल के पास भी चले जाएगा, फिर उसके बाद बी के पास जाएगा, उसके बाद ए के पास, यानी ये FeS इस तरह से इलेक्ट्रॉन जाएगा, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन इस तरह से जाएगा, समझ लो। यानी कि पहले क्या है, थियोफाइटिन के पास जाएगा, उसके बाद प्लास्टोक्विनिन के पास, उसके बाद प्लास्टोसाइनिन के पास, उसके बाद जब ये साइटोक्रोम B6 पर जाए तो क्या होता है, हाइड्रोजन आयन रिलीज हो जाता है। उसके बाद साइटोक्रोम B6F प्लास्टोसाइनिन, ठीक, उसके बाद फिर फाइलोक्विनिन ए के पास, उसके बाद बी का, उसके बाद एस, ये आयरन सल्फाइड के कॉम्प्लेक्स होते हैं FeS AB, ठीक है, इस तरह से यहाँ पे आ गया 4 इलेक्ट्रॉन। उसके बाद यहाँ पे फिरोडॉक्सिन, ठीक है, इस कॉम्प्लेक्स के पास आ जाता है। उसके बाद यहाँ पे क्या आता है, NADP है ना, किसमें चेंज हो जाता है, NADPH में चेंज हो जाता है, समझ गए। ये रहा अपना प्रोडक्ट आज का, और एक यहाँ पे ATP बना था, है ना, एक ATP यहाँ पे बना, है ना, और NADPH यहाँ पे बना। लाइट रिएक्शन इसीलिए अक्सर होता है ताकि ATP और NADPH बने।
4 इलेक्ट्रॉन आते रहेंगे। यहाँ पे फिर रिडक्टेज एंजाइम होता है ये, फिर FNR कह सकते हो शॉर्टकट में आप, FNR। तो हम फिर से एक बार इसको देख लेते हैं लाइट रिएक्शन का। लाइट आया, समझ गया, लाइट आया तो फोटो सिस्टम 2 को एक्टिवेट किया, एक्टिवेट होते उसने क्या किया, ट्रांसफर कर दिया फ्यूफाइडिन को, उसके बाद प्लास्टोक्विनिन A B, उसके बाद साइटोक्रोम B6 के पास, उसके बाद प्लास्टोसाइनिन के पास, उसके बाद फोटो सिस्टम 1 के पास चले जाता है, ये भी एक्टिवेट होता है, लाइट इस पे भी आ रही होती है। तो फाइलोक्विनिन A B, उसके बाद FAX के पास, उसके बाद फेरोडॉक्सिन, उसके बाद NAD, उसके बाद ADP। अब देखो ये इनहिबिट भी होता है, ठीक है, यहाँ पे DCMU है, ठीक है, डाइक्लो, यानी इसको बाद में हम देख लेंगे, इसका फुल फॉर्म एक पैराक्वाइट होती है, क्या होती है, एक पैराक्वाइट। फेरोडॉक्सिन है ना, यहाँ पे नेट का पैराक्वाइट। DCMU क्या करते हैं, इनहिबिट करते हैं, ठीक है। यहाँ पे साइटोक्रोम B6 को, इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होने ही नहीं देगी साइटोक्रोम B6 के पास, जिसके कारण से क्या होगा, इनहिबिट हो जाएगी, अकर नहीं होगा। और ये कहाँ पे अकर, फोटो सिस्टम 2 को इनहिबिट करता है कौन, DCMU, और पैराक्वाइट किसको करता है, फोटो सिस्टम 1 को इनहिबिट करता है। अब इससे रिलेटेड ये है कि देखो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे क्या हो रहा है, ये सारे रिएक्शन जो अकर हो रहा है ना, ये सारे रिएक्शन कहां पे अकर हो रहे हैं, थाइलाकोइड में, ठीक है। और ये हाइड्रोजन यहाँ पे भी बन गया और यहाँ पे भी बन गया, है ना, ये याद रखना है। अब देखो ये तो नॉन साइक्लिक, ये क्या जेड शेप का बन गया ना, इस तरह से, क्या इस तरह से ये जेड शेप का बन गया, है ना, ये जेड शेप का बन गया, तो इसको जेड स्कीम पाथवे भी बोलते हैं, जेड स्कीम पाथवे बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, जेड स्कीम पाथवे बोलते हैं। अब देखो इसमें क्या है, ये तो नॉन साइक्लिक है, साइक्लिक में सिंपल है, फेरोडॉक्सिन है ना, फेरोडॉक्सिन से फिर साइकिल कहां पे चले जाएगा, साइटोक्रोम B6, इसी तरह से साइकिल घूमता रहेगा। देखो साइटोक्रोम साइक्लिक में क्या जाएगा, फेरोडॉक्सिन, ये NADPH नहीं बनता साइक्लिक रिएक्शन में, जब होगा साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में क्या हो रहा होगा, NADPH नहीं बन सकता, इतना याद रखना है बस। फेरोडॉक्सिन से ही, क्योंकि उसमें रिडक्टेज एंजाइम नहीं पाया जाता, फोटो सिस्टम 1 यहाँ पे कर होते हो, वहां पे रिडक्टेज एंजाइम नहीं होता, ठीक है। इस करके साइक्लिक 1 जहाँ पे फोटो, इसकी लोकेशन अलग है, इसकी लोकेशन अलग है, ठीक है। इसके वाले लोकेशन में रिडक्टेज एंजाइम नहीं होगा, यहाँ पे सिर्फ ये ऑक्योर हो रहा होगा, वहां पे एंजाइम नहीं होगा उस टाइम, तो क्या होगा, ये इनएक्टिवेट हो जाएगा, जिसके वजह से ये नहीं बनेगा। तो अब फेरोडॉक्सिन से सीधा साइटोक्रोम B6 पे आ गया, हम सीधा साइटोक्रोम B6 से साइक्लिक स्टार्ट करेंगे। साइटोक्रोम B6 ये फर्स्ट स्टेप हो जाएगा, ठीक है, मान लो। उसके बाद प्लास्टोसाइनिन पे गया, प्लास्टोसाइनिन से फिर ये सेकेंड, उसके बाद थर्ड स्टेप क्या गया, फोटो सिस्टम 1 आ गया, फोटो सिस्टम 1 से फिर क्या गया, फाइलोक्विनिन A, ठीक है, ये चौथा आ गया, उसके बाद पांचवा, छठा, ये सातवां, इसी तरह से ये घूमते रहेंगे आपस में, इसी तरह से, इस तरह से, यानी ये तो इधर, ये इधर नहीं, ये इधर आ जाएगा, ऐसे करके ये क्या जाएगा, साइक्लिक, ठीक है। यानी हम क्या कह सकते हैं इसको, जैसे फेरोडॉक्सिन आ गया, फेरोडॉक्सिन है, फेरोडॉक्सिन से कहां पे आ जाएगा, साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स के पास आ जाएगा, उसके बाद प्लास्टोसाइनिन के पास, प्लास्टोसाइनिन के पास, उसके बाद कहां पे आ जाएगा, फोटो सिस्टम 1 एक्टिवेट हो जाएगा, उसके बाद फाइलोक्विनिन A, उसके बाद फाइलोक्विनिन B, उसके बाद FAS कॉम्प्लेक्स है ना, कॉम्प्लेक्स के पास जाएगा, उसके बाद फिर से क्या हो जाएगा, फेरोडॉक्सिन के पास आ जाएगा। यही साइक्लिक रिएक्शन चलती रहेगी, समझ रहे हैं। यहाँ पे ATP तो बनेगा,
एटीपी क्यों? क्योंकि यहाँ पे साइटोक्रोम डिस्कस का एटीपी बन रहा होता है यहाँ पे, है ना। ये देखो एटीपी बनेगा पर एनएडीपीएस नहीं बनेगा, समझ गए। तो हम साइक्लिक, ये जो फोटोफॉस्फोराइलेशन है ना, ये फोटोफॉस्फोराइलेशन क्या है? देखो फोटो यानी लाइट, है ना, और फॉस्फोराइलेशन यानी फॉस्फेट का ऐड होना, ये रहा फॉस्फेट, है ना, विद द हेल्प ऑफ सनलाइट और लाइट, ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ एटीपी टेक प्लेस, ठीक है, आर कॉल्ड फोटोफॉस्फोराइलेशन। जब, ठीक है, लाइट की सहायता से एटीपी का फॉर्मेशन होता है, उसको हम फोटोफॉस्फोराइलेशन बोलते हैं, सिंपल, दैट्स इट। अब हम डिफरेंस पढ़ लेते हैं फोटो सिस्टम 1 और 2 में क्या है। फोटो सिस्टम 1 और फोटो सिस्टम 2, ये नहीं पढ़ना डिफरेंस, साइक्लिक और नॉन साइक्लिक पढ़ना, सॉरी, साइक्लिक फोटो फॉस्फोराइलेशन, दूसरा नॉन साइक्लिक फोटो फॉस्फोराइलेशन, ये पढ़ना है, ठीक है। तो पहले क्या होगा, साइक्लिक में क्या हो रहा था, साइक्लिक में स्प्लिटिंग ऑफ वाटर टेक प्लेस हो रहा था? नहीं हो रहा था, नो स्प्लिटिंग ऑफ वाटर, समझ गए। जबकि इसमें स्प्लिटिंग ऑफ वाटर टेक प्लेस हो रहा था। इसमें ओनली, है ना, ओनली एटीपी फॉर्मेशन, है ना, टेक प्लेस हो रहा था। इसमें एटीपी भी फॉर्मेशन हो रहा था और NADPH भी प्रोड्यूस हो रहा था। उसके बाद साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में क्या था, फोटो सिस्टम ओनली 1 इज यूज, है ना। साइक्लिक में फोटो सिस्टम ओनली 1, जो कि कितने एमएम का था, 700 एमएम का था, है ना। और फोटो सिस्टम, इसमें क्या था, फोटो सिस्टम 1 प्लस में फोटो सिस्टम 2 यूज हो रहा था, समझ गए। ये 3 मेन डिफरेंस है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। यानी ये प्रोकार्योटिक सेल में मेनली अकर होता है, ये साइक्लिक, ये क्या होता है, अकर प्रोकार्योटिक पिगमेंटेड सेल में ये प्रेजेंट होता है, और ये प्लांट सेल में पाया जाता है। ये प्लांट सेल में भी अकर हो सकता है, ये वाला सिस्टम क्या होता है, प्लांट सेल में भी अकर हो सकता है। कब? जब NADPH की रिक्वायरमेंट नहीं होगी, ये पॉइंट नोट कर लेना। साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन टेक प्लेस हो सकती है, ठीक है, इन प्लांट, तब जब NADPH की रिक्वायरमेंट ना हो, ओनली एटीपी की रिक्वायरमेंट जब होगी, तब साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन प्लांट करने लगते हैं। और फोटोफॉस्फोराइलेशन क्या था, इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट एटीपी फॉर्मेशन टेक प्लेस, ठीक है, उसको हम फोटोफॉस्फोराइलेशन बोलते हैं। तो ये था अपना लाइट रिएक्शन। अब लाइट रिएक्शन की जस्ट बाद हमें कीमोऑस्मोटिक हाइपोथेसिस पढ़ना पड़ता है, ठीक है, इसको भी साथ के साथ निमेटने में फायदा है। कीमो ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस, है ना। इसमें क्या है, इसमें 3 पॉइंट याद रखने का है। क्या? एक क्या है इसमें, ये एक्चुअली है, पहले होता क्या है, किस लिए है, एक्चुअली ये एटीपी फॉर्मेशन है ना, एटीपी फॉर्मेशन, ठीक है।
इन क्लोरोप्लास्ट, यानी कि एटीपी फॉर्मेशन जब क्लोरोप्लास्ट में हो रहा होता है ना, तो वो कीमोस्मोटिक हाइपोथेसिस के अकॉर्डिंग हो रहा होता है। तो यही हमें मेनली पढ़ना है। तो जो हम मेम्ब्रेन बनाते हैं, ठीक है, थाइलाकोइड का, जो थाइलाकोइड इस तरह से गुच्छे में था ना, ये वाला एक एक, और इस पूरे को क्या कहते हैं, ग्रेना कहते हैं, पता ही हो आपको, है ना। तो अब देखो हम इसका एक मेम्ब्रेन बनाते हैं इस तरह से, ठीक है। इसको हम कहते हैं CF0 और इसको कहते हैं CF1, ठीक है। यहीं पे क्या होता है, एटीपी सिंथेस एंजाइम पाया जाता है, क्या था, सिंथेस एंजाइम पाया जाता है। अब देखो ये जो रिएक्शन टेक प्लेस हो रहा था, है ना, इसका पीएच बाहर में एस्टोमा में जो है, ठीक है, एस्टोमा का पीएच कितना है, 8 है, और इसके अंदर जो पीएच है वो कितना है, 5 बन जाता है। जब ये लाइट रिएक्शन अकर होता है ना, तो पीएच इसका इतना बन जाता है, पीएच इसका 8 बन जाता है स्टोमा का। ये क्या है, स्टोमा, और ये ल्यूमेन, क्या है, ल्यूमेन। हमने पढ़ा था यहाँ पे कि फोटो सिस्टम 2 जब अकर रहा था, है ना, तो वाटर का हाइड्रोलाइसिस हो रहा था, वाटर का हाइड्रोलाइसिस हो रहा था, तो यहाँ पे हाइड्रोजन कंसंट्रेशन क्या हो रही थी, इंक्रीज हो रही थी, प्रोटॉन ग्रेडियंट क्या हो रहा था, इंक्रीज हो रहा था यहाँ पे। और हमने ये भी पढ़ा था कि NADPH जब बनता है ना, NADP बनता है, तो यहाँ पे हाइड्रोजन का क्या होता है, यूज हो रहा था, है ना, तब जाके क्या बनता था, NADPH बनता था, है ना। तो यहाँ पे बाहर का NADP, बाहर का हाइड्रोजन आयन क्या हो रहा है, यूज हो रहा है, जबकि अंदर में हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस हो रहा है। तो यहाँ पे प्रोटॉन का क्या हो रहा है, ग्रेडियंट डिफरेंस बहुत ज्यादा हो रहा है ना। यानी पहला पॉइंट क्या बनेगा, प्रोटॉन ग्रेडियंट, है ना। फर्स्ट पॉइंट आप लिख सकते हो, प्रोटॉन ग्रेडियंट, किसकी वजह से, यहाँ पे इसकी वजह से स्प्लिटिंग ऑफ वाटर। और दूसरी जगह क्या बनेगा, बाहर में स्टोमा के केस में क्या बन जाएगा, स्टोमा में क्या हो रहा है, NADPH फॉर्मेशन हो रहा है ना, बाय यूजिंग हाइड्रोजन आयन। तो यहाँ पे हाइड्रोजन आयन यूज हो रहा है, तो जिसकी वजह से अब यहाँ पे क्या हो रहा है, ये एसिडिक मीडियम बनता है ना, और ये क्या हो रहा है, बेसिक बनता जा रहा है, ये एसिडिक मीडियम। अब यहाँ पे देखो हाइड्रोजन आयन इसको बराबर करने के लिए, है ना, जब यहां से निकलेगी, ठीक है, यहाँ पे ये एटीपी है। अब देखो यहाँ पे जब हाइड्रोजन आयन यहाँ पे निकलेगा ना, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एडीपी है ना, यहाँ पे वो किस में चेंज हो जाएगा, एटीपी में, ठीक है। यानी सिंपल है, 2 स्टेप, प्रोटॉन ग्रेडियंट किसकी वजह से मेनली क्रिएट होता है, स्प्लिटिंग ऑफ वाटर की वजह से, और बाहर का हाइड्रोजन आयन NADPH फॉर्मेशन में यूज अप हो जाता है। उसकी वजह से क्या हो जाएगा, यहाँ पे हाइड्रोजन आयन इंक्रीज होगा, तो ये हाइड्रोजन आयन, ये जो कॉम्प्लेक्स CF0 और CF1 कॉम्प्लेक्स है, इसके थ्रू बाहर आएगा। जब ये बाहर आएगा हाइड्रोजन आयन, तो ADP है ना, ATP में चेंज होगा विद द हेल्प ऑफ ATP सिंथेस एंजाइम की सहायता से। इसी ATP जो बन रहा है ना, इस प्रोसेस विद द हेल्प ऑफ कंसंट्रेशन प्रोटॉन ग्रेडियंट की वजह से, ग्रेडियंट मतलब डिफरेंस, ठीक है। तो उसके वजह हाइड्रोजन
आयन के डिफरेंस से जो बन रहा है एटीपी फॉर्मेशन विद द हेल्प ऑफ एटीपी सिंथेसिस एंजाइम, उसी को हम कीमोऑस्मोटिक हाइपोथेसिस बोलते हैं इन क्लोरोप्लास्ट। एटीपी फॉर्मेशन होता है, ठीक है, इस तरह से होता है एटीपी फॉर्मेशन। यानी इसमें एक मेनली क्या है, आपको पीएच याद रख लेना, याद रखना है तो ये दो स्टेप याद रखने पड़ेंगे आपको, है ना। प्रोटॉन स्प्लिटिंग ऑफ वाटर होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, प्रोटॉन ग्रेडियंट होता है, हाइड्रोजन आयन रिलीज होता है। उसका तीसरा स्टेप क्या जाएगा, एटीपी सिंथेस, है ना। सिंथेस की सहायता से क्या होता है, एटीपी किसमें चेंज हो जाता है, एटीपी में। ये याद रखना है, ये कीमोऑस्मोटिक हाइपोथेसिस इन क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया का अलग केस बनता है, वहां पे क्या होता है, इंटरमेम्ब्रेन में हाइड्रोजन यानी एटीपी का फॉर्मेशन होता है। इंटरमेम्ब्रेन में प्रोसेस टेक प्लेस हो रहा होता है वहां पे। यहाँ पे क्या है, थैलेकॉइड के मेम्ब्रेन पे प्रोसेस टेक हो रहा है। ल्यूमेन में हाइड्रोजन आयन है, ठीक है, बहुत ज्यादा कंसंट्रेशन होता है। ये इसका फेस बाहर है, लेकिन उसके केस में माइटोकॉन्ड्रिया के फेस में अंदर ल्यूमेन की तरफ हो जाता है। ये डिफरेंस है। तो ये कीमोऑस्मोटिक हाइपोथेसिस क्लियर हो गया। यानी क्या है इसमें, फिर से बता रहा हूँ, प्रोटॉन ग्रेडियंट क्रिएट हो जाता है फोटोसिस्टम 2 जब अकर हो जाता है 680 nm में, स्प्लिटिंग ऑफ वाटर टेक प्लेस होता है। उस वजह से क्या होता है, हाइड्रोजन आयन रिलीज होता है, 4 इलेक्ट्रॉन भी रिलीज हो रहे हैं, जो कि फोटोफॉस्फोराइलेशन में यूज हो जाता है। लेकिन जो ऑक्सीजन वो बाहर आ जाता है क्लोरोप्लास्ट से, लेकिन हाइड्रोजन आयन इसी के अंदर रहता है, जो कि हेल्पफुल होता है एटीपी बनाने में। ये था कीमोऑस्मोटिक हाइपोथेसिस। आज का लेक्चर यहीं पे खत्म। थैंक्स।